है सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेटर। नाम से जाहिर है ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज को एक अदर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मकसद क्या होगा, बेसिकली कोई एक हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई है C++, उसकी अगर मिसाल के तौर पे एग्जीक्यूशन में इतनी परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही या मेमोरी मैनेजमेंट उसकी अच्छी नहीं है, तो एक और हम उसके ऊपर लेयर बना देते हैं। मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर आपके पास एक और लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट। वो इनपुट लेती है जावास्क्रिप्ट को और उसका जो आउटपुट होता है वो भी जावास्क्रिप्ट ही होता है। लेकिन वो जो जावास्क्रिप्ट जनरेट करती है वो जो है आपकी काफ़ी फास्ट होती है कमेंट, और उसमें एग्जीक्यूशन भी फास्ट होती है। उसमें जो मेमोरी लीकेज वगैरह होती हैं, जो मेमोरी की चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी जो है उसने ऑप्टिमाइज कर दी होती है। तो सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेटर का मतलब ये है कि आप एग्जिस्टिंग जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव कर दो। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, कंपाइलर दैट ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेटर। अच्छा, ये एग्जिस्टिंग लैंग्वेज के को इम्प्रूव भी कर सकता है या फिर आपकी एक और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इसको जनरेट भी कर सकता है। तो ये दोनों काम हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डार्ट की, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। कॉफी स्क्रिप्ट आ जाता है, टाइप स्क्रिप्ट आ जाता है। टाइप स्क्रिप्ट भी काफ़ी मशहूर है आपका जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है जी। हेक्स है और आपके पास क्लोजर कंपाइलर है। ओके जी, द नेक्स्ट टास्क इज यू हैव टू प्रिपेयर अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल या 10 या 3 या 4 या 5। आपने मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर जो है एक प्रेजेंटेशन देनी है इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, ये जो टास्क होगा ये रिपीट नहीं होगा, इसको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर ही वाइंड अप करना है। इस टास्क से हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अप टू द जो आजकल जो लेटेस्ट आपके पास सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेटर्स हैं वो क्या और किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और मैं इसमें आप लोगों से 3 चीज़ें जो है वो चेक करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के बारे में बताते हो तो आप मुझे ये बताओगे कि आपकी जो ये वाली लैंग्वेज है किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रही है, पहला काम। दूसरा, क्यों कर रही है। सर ये जो ये आपने टॉपिक्स दिए हैं ये सारे मतलब इनमें से एक पे करनी है सर। ये सारी लैंग्वेजेस नहीं है, कॉफी स्क्रिप्ट और ये टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट से जो है लिखी हैं। तो जो इन सब पे एक पे देनी है, सब पे प्रेजेंटेशन देनी है। आपने एक टॉपिक चूज करना है और बाकी जो जितने आपके ग्रुप के अंदर बंदे बन सकते हैं 2 3 4 5 अप टू द 5 पीपल, आप इसका ग्रुप बनाकर जो है आप इसकी प्रेजेंटेशन दे दोगे। लेकिन जितने बंदे हो हर बंदा कुछ ना कुछ चीज़ एक्सप्लेन करे उस टॉपिक में से। अगर आप, क्योंकि ये आपका ग्रेडिट टास्क है, तो अगर एक बंदा आगे से ये बता देता है कि माई टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन इज हिग्स, तो इसकी जाहिर सी बात है नंबर नहीं मिलेंगे। ही शुड एक्सप्लेन सम टेक्निकलिटीज। तो जो नंबर 1 चीज़ मैं चेक करूंगा वो किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है। जो दूसरी चीज़ मैं चेक करूंगा कि उसमें टेक्निकलिटीज क्या है, मीन्स कि वो क्यों कर रहा है कन्वर्ट इस लैंग्वेज, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। जाहिर सी बात है कोई वजह होगी तो कन्वर्ट करेगा ना। और तीसरी चीज़ जो मैं चेक करूंगा वो ये है कि इसका जो सोर्स कोड, आपने सिर्फ इंटरनेट से कॉपी पेस्ट मारना है, आपने समझाना नहीं है। वो आपने दिखाना है कि सर इसमें वेरिएबल्स या लूप्स या फंक्शन कॉल्स या इफ एल्स वो इस तरीके से जो है लग रहे हैं और इस तरह जो है आपकी दूसरी लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो मैं चेक करूंगा वो उसकी एप्लीकेशंस हैं कि मॉडर्न एप्लीकेशंस क्या हैं इन ट्रांसलेटर्स की। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने बतानी होंगी, यानी कि ये आपने टोटल इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके सिर्फ एक्सप्लेन करना है और उसकी स्लाइडें भी आपको बनी बनाई इंटरनेट से मिल जाएंगी। ठीक है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इट विल नॉट रिपीट। जिसने नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन दे दी तो उसकी काउंट हो जाएगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी काउंटेड। क्वेश्चन सर एक ग्रुप एक ही कर सकता है ना, मतलब एक टॉपिक उठाए और उस पर बना के दे दे। एग्जैक्टली। आप बल्कि अपने टॉपिक्स का नाम और जो ग्रुप मेंबर्स हैं आपके वो अपने SCL को, जो ग्रुप का एडमिन है उसको भेज दो, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर लें मैं और SCL बैठ के कि कोई टॉपिक रिपीट तो नहीं हो रहा। ये ना हो कि हर बंदा टाइप
स्क्रिप्ट पे दे रहा हो या हर बंदा कॉफी स्क्रिप्ट पे दे रहा हो, फिर हमारा जो क्लोजर कंपाइलर है वो रह जाए या डार्ट रह जाए। तो हम ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। और आपने प्रेजेंटेशन देने के बाद ये वाली जो प्रेजेंटेशन है वो ग्रुप पे अपलोड कर देनी है, बिकॉज इस प्रेजेंटेशन में से यूजुअली जो है मिड के अंदर एक आध क्वेश्चन आ जाता है, उसका कोड के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, या उसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही है, या छोटा सा कोई एमसीक्यू 3-4 नंबर का आ जाता है कि ये इसको इसमें कन्वर्ट कर रही है, इसका ये फ़ायदा है, वगैरह वगैरह। तो आपने प्रेजेंटेशन देने के फ़ौरन बाद जो है इसको ग्रुप पे अपलोड भी कर देना है। लेकिन सबसे पहले जो है आपने कल तक जो है या परसों तक एक अपने ग्रुप मेंबर्स फाइनलाइज करके और टॉपिक फाइनलाइज करके आपने एसएल को भेज देना है। एसवीएल इसको जो है फाइनल लिस्ट बना लेंगे और हम साथ शेयर कर देंगे। हम देख लेंगे अगर कोई टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा तो हम उसको अलाउ कर देंगे। क्लियर जी? यस सर। ओके सर। जी सर। ठीक हो गया। मुश्किल है अभी तक तो आसान चल रहा है, देखते हैं आगे। तो हमारे पास अभी तक की जो सूरत हाल बनी है वो ये बनी है कि आपके पास सोर्स प्रोग्राम है, उस पर प्री प्रोसेसर डिफरेंट जो है मॉड्यूल्स को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, और जो मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम है बेसिकली ऐड कर देता है डिफरेंट सोर्स फाइल्स को, फिर वो कंपाइलर को सीड करता है। कंपाइलर जो है हमारे पास टारगेट असेंबली प्रोग्राम देगा, असेंबली जो है रीलोकेटेबल मशीन कोड जनरेट करेगी, और अब आप ये सारा का सारा जो है इनका आपस में ये चेक कर लें कि लिंकर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, लोडर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, और प्री प्रोसेसर कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जो आपके पास रीलोकेटेबल मशीन कोड होगा, उसके बाद जो है आपके पास लिंकर लोडर होंगे जो इस्तेमाल उस वक्त होंगे अगर आपके पास कोई भी जो है कोई मीडिया प्लेयर या कोई आपका एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये लिंकर उसको लिंक करके लोडर आपकी उस ऑब्जेक्ट को लोड करके आपको एग्जीक्यूट कर देंगे प्रोग्राम। तो ये फ्लो आपको हर बंदे को पता होना चाहिए जो कंपाइलर पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, देन लिंकर लोडर, देन आवर exe file. So a compiler translates the code written in one language to some other language without changing the meaning of the program. This is very important thing, इसके लिए पूरी एक स्लाइड डेडिकेट की हुई है। आपका जो कंपाइलर है क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो ये ना हो कि आपने किसी बंदे ने कोड लिखा हुआ 2+3 या x+y और उसको जो है हम एग्जीक्यूट करके उसका आंसर निकालें x × y, एरर हो जाती है, इंसान से वो मिस्टेक हो जाती है। या आप इसके जो है ऑप्टिमाइजेशन करते हुए या इसकी आप मेमोरी को ऑप्टिमाइज करते हुए ये ना हो कि आप वेरिएबल्स ही वहाँ से उड़ा दें, कहते हैं यार ये तो चलो वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, और उसको आगे जाके इसको हम, तो आपका जो मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कंपाइलर जो है जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से जो आपका कोडर है जो चीज़ कन्वे करना चाह रहा है वो उसको उसी प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करे। और जो खास तौर पे कन्वेंशन हैं, मैथमेटिकल कन्वेंशन जैसे हैं कि आपके पास प्लस माइनस का ऑपरेशन जो है वो बाद में होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का पहले होता है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। It is also expected that a compiler should make the target code efficient and optimized in terms of time and space. हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे हम अपने प्रोग्राम को कह सकते हैं कि ये कोड अच्छा लिखा हुआ है। एक तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा जो है एफिशिएंट होना चाहिए, मींस कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करे कम से कम साइकिल, ड्यूटी साइकिल के अंदर। और दूसरा जो है वो होता है स्पेस, आपका जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर कम से कम मेमोरी को यूज़ करे। ये ना हो कि हमारा प्रोग्राम हो मिलियन लाइंस ऑफ कोड का, हम शुरू के अंदर जो है वो 200 इंटीजर की जो है एक एरे को डिक्लेयर कर दे, वो यूज़ होनी हो एंड पे जाके, तो 200 जो आपने इंटीजर की एरे बनाई है 200 ज़रबे अगर 4 बाइट का आपका इंट है तो 800 बाइट आपने एक जगह पे रिजर्व कर दी है। सो दैट वुड नॉट बी एन एफिशिएंट टेक्निक। और फिर कुछ ऐसे हो सकता है कि आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है जो कि जो लेस वेरिएबल्स है उसके अंदर जो है वो आपका काम कंप्लीट हो सकता है। तो आपका कंपाइलर का जो है
ये भी काम होता है कि वो एग्जीक्यूशन को और जो है इसकी मेमोरी स्पेस की जो है एफिशिएंसी को भी चेक करे। तो कंपाइलर पढ़ के आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका जो कंपाइलर है सिर्फ कंपाइल ही नहीं कर रहा, बल्कि आपके जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो इस कोड को एफिशिएंट भी बना रहे हैं और जो है स्पेस की जो है यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम कर रहे हैं। सो अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, अगर इनपुट हो और उसके दरमियान में हम एक खाली बॉक्स लगा दें और उसका रिजल्ट आउटपुट आ रहा हो, तो वुड इट बी अ कंपाइलर और वुड इट बी अ इंटरप्रेटर और वुड बी अ लिंकर लोडर, और क्या होगा, प्री प्रोसेसर, क्या चीज हो गई है? क्या चीज हो सकती है? एक कंपाइलर हो सकता है कि इंटरप्रेटर हो सकता है? इंटरप्रेटर है सर जी। इंटरप्रेटर होगा, कंपाइलर क्यों नहीं होगा? दिस वुड सर जी बी कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? बेसिकली आपका एक एक्सी जनरेट कर रहा होता है। जी सर। ठीक है, इंटरप्रेटर आपका जी कोई भी एक्सी को जनरेट नहीं करता। ठीक है जी। जी सर। एक चीज होती है क्रॉस कंपाइलर, कंपाइलर दैट रन्स ऑन प्लेटफॉर्म ए and is capable of generating the executable code for platform B। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका एक कंपाइलर जो है वो विंडोज पे चल रहा है और वो कोड जनरेट कर रहा है एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए, then the compiler would be क्रॉस कंपाइलर। आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, आपके पास iOS है, आपके पास एंड्रॉयड है, ठीक है जी, सैमसंग का है आपके पास, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो क्रॉस कंपाइलर ऐसे कंपाइलर होते हैं जो कि आपके पास जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है कोड को जनरेट करते हैं। मैड सबने पढ़ी होगी, मैड के अंदर आप डॉट यूज करते हो ना, तो उसमें विंडोज के अंदर रहकर आपके पास जो कोड जनरेट हो रहा होता है वो एंड्रॉयड के लिए हो रहा होता है। यूनिटी 3D भी होता है आपका, जो कि आपका जनरेट करता है एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी। तो आप इन टॉपिक्स के अंदर क्रॉस कंपाइलर को भी यूज कर सकते हो। वो जो आपके पास 5 टॉपिक थे ना, जिसमें आपने बताना था कि सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, मुझे 5 लैंग्वेज थी, एक सी आपके पास क्लोजर कंपाइलर था, डॉट थी, उसमें आप ये क्रॉस कंपाइलर को भी यूज कर सकते हो। क्रॉस कंपाइलर की कोई एग्जांपल आपको इंटरनेट से अगर मिलती है तो वो भी आप उस पर प्रेजेंटेशन उस पर भी आप दे सकते हो। Till now, the compiler is a black box which takes an input and which gives us an output. Let's open the box. ये हमारे पास जो है different phases of the compiler है, और ये जो phases of the compiler हैं, ये इनके नाम जो हैं वो बड़े important हैं, ये हर दफा रिपीट होते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। Each phase takes the input from the previous stage and has its own representation of the source program। हर फेज के अंदर जो है आपके पास इनपुट है और उस इनपुट की डिफरेंट आपकी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, क्योंकि एट द एंड आउटपुट हमने सेम सोर्स कोड की देनी है। और इसका ये भी मतलब है कि आपका जो आउटपुट है किसी भी फेज का वो आपके सोर्स कोड के सोर्स कोड से डिपेंडेंट है। अगर आप राइट साइड पर थोड़ा गौर फरमाएं तो आपके पास सोर्स कोड है टॉप पे, और बॉटम पे आपके पास टारगेट कोड है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और पूरे कंपाइलर के साथ हर फेज के साथ 2 चीजें लगी हुई हैं, एक एरर हैंडलर लगा हुआ है और एक आपके पास सिंबल टेबल लगा हुआ है। ये जो सिंबल टेबल होता है लेफ्ट साइड पे, ये बेसिकली आपके पास पूरे के पूरे सोर्स कोड की डाटा बैंक होता है। पूरा सोर्स कोड आपका डिफरेंट फॉर्म के अंदर इसमें स्टोर हुआ होता है। और जो एरर हैंडलर है, आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स की एरर आती है कंपाइल टाइम पे, वो एरर हैंडलर डील कर रहा होता है हर लेवल के ऊपर। ये आगे जाके हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसे डील कर रहा होता है। तो हमारे पास जो है ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कंपाइलर है, इसमें से हर फेज जो है पूरा का पूरा जो है आपके पास एक डिफरेंट प्रोग्राम है जिसका खास मकसद है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा एक डिफरेंट कंपोनेंट है।
तो सबसे पहले जो है आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर है, जहाँ पे हम अपने सोर्स कोड को डिफरेंट जो है हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और लेक्सिकल जैसे नाम से जाहिर है उसका जो लेक्सिकल स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं उसके जो लेक्सिकल स्ट्रक्चर है या उसके जो वर्ड्स हैं क्या वो एक खास तरतीब में है, जिसको हम सिंटैक्स एनालिसिस कहते हैं। और वो जो तरतीब है जाहिर सी बात है हमें मिलेगी ग्रामर से, कि क्या इन वर्ड्स की जो ग्रामर है वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम सिमेंटिक एनालिसिस पे चले जाते हैं कि ग्रामर तो ठीक है, लेकिन क्या अंडरलाइंग जो वर्ड के मीनिंग्स हैं क्या वो रियल वर्ड है कि क्या इसमें कोई एरर है। फिर आपके पास एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेज में ऑप्टिमाइज करते हैं, और फिर आपके पास एक्चुअल जो है मशीन कोड जनरेट होता है, और फिर जो है उसके बाद हम उसको मैक्स ऑप्टिमाइज करके जो है एट द एंड जो आउटपुट देते हैं वो ऑप्टिमाइज मशीन कोड प्रोड्यूस कर देते हैं। ये सारे के सारे आपके कंपाइलर के डिफरेंट स्टेजेस हैं, और ये आपको पता होने चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा जो है लाइन बाय लाइन जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों के लिए टफ नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन तो ब्रेक ले सकते हैं 5-10 मिनट की, अगर ज़्यादा हो गया तो, या हम इसको कंटिन्यू करते हैं, जैसा कहते हैं आप लोग। कंटिन्यू सर। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारे पास पहला फेज होगा वो होगा लेक्सिकल एनालिसिस। इसके ऊपर हमने छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है लेफ्ट साइड के ऊपर, एक छोटा सा C++ का कोड है, while y is less than z, int x, a plus b, y plus एटसेट्रा। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आपका लेक्सिकल एनालिसिस कैसे चलेगा। ठीक है जी। तो लेक्सिकल एनालिसिस का जो फेज है जैसे मैंने बताया था आपको, वो इसके वर्ड्स को कैटेगराइज कर लेगा या डिफरेंट चीज़ों में, हिस्सों बखरों में कन्वर्ट कर देगा। जैसे वाइल है आपका, जैसे आपके पास लेफ्ट पैरेंथेसिस है, जैसे आपके पास वाई जो है वो आइडेंटिफायर है। तो इस कोड के नीचे 3 लिखे हुए हैं, t_while, t_left parenthesis, t_identifier। तो बेसिकली हम इस फेज के अंदर टोकन्स जनरेट करते हैं। ये t_while, t से मुराद यहाँ पे टोकन है, t_left parenthesis ये भी आपके पास एक टोकन है। ठीक है जी। और ये जो टोकन होता है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक टोकन का नाम होता है जैसे t_while, और एक उस टोकन की वैल्यू होती है, जैसे कि t_आइडेंटिफायर की जो वैल्यू है दैट इज y। नीचे t_आइडेंटिफायर की वैल्यू z है, t_आइडेंटिफायर की वैल्यू x है, t_आइडेंटिफायर की a है, b है, y है, x। ठीक है। जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं बेसिकली वेरिएबल्स के नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, या किसी भी फंक्शन के नाम को, क्लास के नेम को, किसी भी वेरिएबल के नेम को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पे हमें लग गया पता कि जो लेक्सिकल एनालिसिस है उसमें हमारे पास टोकन जनरेट होंगे सोर्स कोड से, और जो टोकन होता है उसके अंदर आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें एक तो उसका नाम होता है और दूसरा उसकी एक वैल्यू होती है। और शुरू में मैंने बताया था कि इस सारे फेज के साथ लेफ्ट पे एक चीज़ लगी होती है आपके पास, जिसको हम डाटा बैंक कहते हैं, जिसमें आपका सारा डाटा स्टोर होता है। इसका नाम था आपके पास, क्या था बोला आपके पास नाम, सिंबल टेबल। तो ये सारी जो आपके पास टोकन की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ स्टोर हो जाएगी आपकी जाके सिंबल टेबल के अंदर। ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट फेज होगा सिंटैक्स एनालिसिस, वो आपके सिंबल टेबल से इंफॉर्मेशन को गेट करेगा और वहां से इसकी जो है उसके ऊपर CFG लगा के जो है वो इसके सिंटैक्स को चेक करेगा। ठीक है जी। तो पहला फेज हमारा लेक्सिकल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। करता क्या है बेसिकली, आइडेंटिफाई द लॉजिकल पीसेस ऑफ द डिस्क्रिप्शन, दिस इज द फर्स्ट फेज। इस और जो पहला फेज उसको हम स्कैनर भी कहते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कैनर वर्क्स एज अ टेक्स्ट स्कैनर
This phase scans the source code as a stream of characters and converts it into the meaningful sequence called lexemes. For each lexeme, lexical analyzer represent these lexeme in the form of the token. तो अगर ये सोर्स कोड के अंदर होंगे तो हम इनको लेक्सीम्स कहेंगे. जब इसकी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी होगी आपकी सिंबल टेबल के अंदर, then they would be stored in the form of the tokens. तो अगर कोड है तो आपका while जो है वो आपके पास एक लेक्सीम है. ठीक हो गया. तो you should know the difference between the lexemes. सर लेक्सिम ये कन्वर्ट्स करते हैं ना इसको, सेंटेंसेस को सीक्वेंसेस. लेक्सीम सोर्स ऑफ प्रोग्राम होता है और आइडेंटिफाई करता है वो लेक्सीम. अच्छा, लेक्सिम वो सोर्स ऑफ प्रोग्राम होता है. मैं दोबारा बताता हूँ एक दफा और. अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ एक दफा और. आपका जो सोर्स कोड है उसके अंदर जितना भी अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ है, while, int, x, ब्रैकेट, y, ये सारे के सारे लेक्सीम्स हैं. ठीक है जी. सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट जिसको हम कह सकते हैं. और इसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने उसके अंदर सेव करने के लिए, सिंबल टेबल के अंदर रखने के लिए. सिंबल टेबल क्या था? वो जो लेफ्ट साइड पे आपके फेजेस के साथ लगा हुआ था जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इसको हम टोकन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. और टोकन जो होता है उसमें उसका नाम होता है और उसकी वैल्यू होती है. किसी की वैल्यू हमें चाहिए होती है, किसी की वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती. मिसाल के तौर पे टोकन है वाइल का, एक लेक्सीम है वाइल, उसका हमने बना दिया टोकन t_ वाइल. इसकी वैल्यू की हमें जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू का हमने कुछ करना ही नहीं है. हाँ, x है, उसकी वैल्यू हमें चाहिए. x की वैल्यू आगे इस्तेमाल होगी जहाँ पे हम अपना सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे.